हेलो एवरीवन। तो आज से हम एक नई सीरीज जिसमें हम स्टैटिक्स जो है ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें जो आज का लेक्चर रहेगा उसमें कुछ बेसिक टर्म्स और उनका मीनिंग समझेंगे। फर्दर हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसका हर एक टॉपिक कवर करेंगे। तो बच्चे जो हैं ग्रेजुएशन में हैं तो ग्रेजुएशन के लिए इसमें फुल सिलेबस जो है वो डिस्कस करा जाएगा और उसके साथ साथ एक तो ग्रेजुएशन हो गया और उसके साथ साथ जो मास्टर कैडर की प्रेपरेशन कर रहे हैं वो भी बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं, प्लस लेक्चरर कैडर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों स्ट्रीम्स के लिए बिल्कुल सेम है। दो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए और एक आपकी जो ग्रेजुएशन की स्ट्रीम होगी उसके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो स्टैटिक्स की बिल्कुल सिंपल डेफिनेशंस से हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट है रेस्ट। ठीक है, हमें रेस्ट की डेफिनेशन जो है इसमें पता होनी चाहिए। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, रेस्ट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट पिक्चर आपको शो कर रही है द टूल्स लेइंग ऑन द फ्लोर। फ्लोर के ऊपर टूल्स पड़े हैं, ये अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, बेंच इन द पार्क ये भी पड़ा हुआ है, इसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही। एंड बुक्स ऑन द टेबल, तो ये सब कहलाएंगे एट रेस्ट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कब कहलाएगा? जब उसकी पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन द सराउंडिंग्स चेंज नहीं हो रही। ठीक है, नेक्स्ट है मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन इज कंटिन्यूसली चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स चेंजेस विद द टाइम। सिंपल सी बात है, रेस्ट में क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मोशन में क्या होता है कि उसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल सी सर्फिंग। सी सर्फिंग में ये आप एक मैन देख पा रहे हैं, ये टाइम के साथ कंटिन्यूसली इसकी पोजीशन जो है इसमें चेंज हो रही है। फिर हाई स्पीड ट्रेन है, टाइम के साथ कंटिन्यूसली ये आगे बढ़ती जाएगी, इसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी। स्नो बोर्डिंग हो गई, ये भी टाइम के साथ आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई एक द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, कि चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट। देन नेक्स्ट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन। इसमें नंबर 1 पर है लीनियर मोशन, या हम इसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। सो दिस इज द वन डायमेंशनल मोशन along a straight line with a constant velocity। तो आप इसमें एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एक कार है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक स्ट्रेट लाइन मोशन करते हुए आगे बढ़ रही है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है, वन डायमेंशनल है, तो इट मीन्स दिस इज द लीनियर मोशन। नेक्स्ट इज द पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन इज द रेगुलर एंड रिपीटेड। दो वर्ड्स हैं इसमें, रेगुलर एंड रिपीटेड इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे मान लो ये बॉब है, इसकी इनिशियल पोजीशन ये है और ये क्या कर रहा है, एक तरीके से पीरियोडिक मोशन कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो पहले ये बॉब इस तरफ गया, ठीक है, बाद में ये वापस आया, इधर गया, और ये फिर वापस इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो इसने रेगुलरली इसी तरीके का मोशन रिपीट करते रहना है और इस तरीके से ऑसिलेट करते रहना है। तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान हो रहा है, मे बी इट टेक्स 1 सेकेंड 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये उसका एक फिक्स पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में ये रेगुलर मोशन ऐसे रिपीटेड मोशन करता रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट इज द रोटेशनल मोशन। is the motion of an object around a circular path in a fixed orbit। फिक्स्ड ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में हमेशा रोटेट करते रहना। रोटेट मतलब एक एक्सिस पे ऊपर ही रोटेट करते रहना। जैसे आपको ये एक्सिस दिख रही है,
ये बॉल जो है इसी एक्सिस के इर्द गिर्द घूमने की कोशिश कर रही है, सो दिस इज द रोटेशनल मोशन। अगर ये एक्सिस देख रहे हो तो ये बॉल इस तरीके से इसके इर्द गिर्द घूमने की कोशिश कर रही है। थर्ड में ये इस तरीके से एक एक्सिस के अबाउट जो है रोटेट कर रही है, उसको रोटेशनल बोलेंगे। दो वर्ड्स होते हैं, एक रोटेशनल और एक रेवोल्यूशन, ठीक है। जैसे मान लो ये एक्सिस है, इसके इर्द गिर्द कोई अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑर्बिट है, इसके अबाउट प्लैनेट, जैसे ये सन है और ये कोई प्लैनेट है, प्लैनेट इसके अबाउट जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। अपनी एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट करते हैं, ऐसे रिवॉल्व करते हैं किसी और के अबाउट। नेक्स्ट है आपके पास कर्वीलिनियर मोशन। इसमें है कि जब आपने कोई ऑब्जेक्ट फेंका तो आपके पास जो पाथ है वो कर्व शेप का ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। कर्वीलिनियर मोशन इज अ मोशन इन विच ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ कर्व्ड पाथ। तो आप देख सकते हो इसने, ये बास्केटबॉल है तो ये इसने फेंकी है, तो ये एक मोशन करते हुए एक कर्व सा पाथ जो है वो ड्रॉ कर रही है, ठीक है। दिस इज द कर्वीलिनियर मोशन। आफ्टर दैट द वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, टू एंड फ्रो या कह सकते हैं बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, ठीक है। अप एंड डाउन पल्सेट्स एंड शेक विद द स्ट्रॉन्ग रेगुलर मूवमेंट। जैसे मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पर अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, ठीक है। बैक एंड फोर्थ कर रहा है, ठीक है, मतलब आगे बढ़ रहा है पीछे आ रहा है, इस तरीके से ये मोशन करते जा रहा है थ्रेड, ठीक है। तो इसको हम वाइब्रेटरी मीन्स जिसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं तो वाइब्रेटरी मोशन है। आफ्टर दैट इज अ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, इज अ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट वाइल रोटेटिंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। रोटेट कर रहा है, जैसे ये फिक्स है, इसके अबाउट ये जो घड़ी की सुइयां हैं वो रोटेट कर रही हैं लेकिन फिक्स पाथ में, है ना। ये सर्कुलर पाथ को कवर करते हुए एक सर्कुलर पाथ बनना चाहिए, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइल रोटेटिंग बट किसके अलोंग, सर्कुलर पाथ में, तो सर्कुलर मोशन होगा। देन कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे स्पेस है। स्पेस हम किसे बोलते हैं, इज ए बाउंडलेस 3 डायमेंशनल कॉन्टिनम, ठीक है। एक तो बाउंडलेस होना चाहिए, 3 डायमेंशनल है। वेयर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट एंड इवेंट्स अक्कर, इट्स द एरिना इन विच फिजिकल फिनोमिना अनफोल्ड। हम किसी भी फिजिकल फिनोमिना के बारे में अगर पढ़ना चाहे तो हम उसको किसी स्पेस में पढ़ते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारी स्पेसेस डिस्कस करी हैं, 2D 3D, ठीक है, इस टाइप से। तो टाइप्स ऑफ स्पेस में एक तो यूक्लिडियन स्पेस है, इसमें आपको क्या होगा कि 3 डायमेंशनल स्पेस विद दी स्ट्रेट लाइंस एंड फ्लैट सरफेसेस। जैसे आप अपनी मैथमेटिक्स में अप टू 10th में जो भी आप ज्योमेट्री पढ़ते हो जिसमें आप एंगल्स वगैरह फाइंड आउट करते हो, सो दैट इज द यूक्लिडियन स्पेस, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स वगैरह, ठीक है। उसमें हम सिर्फ एक स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं और उसके अलावा हम क्या करते हैं, फ्लैट सरफेसेस जो हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपने उस टाइम पे रेक्टेंगल वगैरह के बारे में डिस्कस करा होगा। देन स्पेस टाइम है, ये ज़्यादातर फिजिक्स में हम जो है स्पेस और फेज फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। आइंस्टाइन्स की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं स्पेस और टाइम का, और 4 डायमेंशनल स्पेस में पढ़ते हैं। तो इन दोनों का लिंक नहीं है, आपके लिए सिर्फ ये है। फेज स्पेस में क्या है, इसमें पोजीशन और मोमेंटम को एज ए कोऑर्डिनेट्स जो है रखा जाता है ताकि हम किसी भी सिस्टम की जो स्टेट है उसको डिस्कस कर पाएँ, ठीक है। स्पेस से आप खुद ही समझ आओ, जैसे आप यूक्लिडियन स्पेस मीन्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है, इस तरीके से एक्स वाई जेड हो गए, इसको डिस्कस करते थे। देन पाथ है, पाथ आपको समझ में आ गया, उसको ट्रेजेक्टरी भी बोल सकते हैं और वर्ड लाइन भी बोल सकते हैं। पाथ कर्व भी बन सकता है, लाइन भी बन सकता है, ठीक है। देन पाथ को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक तो इनिशियल कंडीशंस हैं, मींस ऑब्जेक्ट्स स्टार्टिंग पोजीशन और वेलोसिटी कैसी है। फिर फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी, फोर्सेस कौन से एक्ट करे, पाथ अगर डिटरमाइन कर रहा हो तो एक तो इनिशियल कंडीशन पता होनी चाहिए, कौन से फोर्स उस पर एक्ट कर रहे हैं, ग्रेविटी कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कर रहे हैं,
लॉज ऑफ मोशन पता होने चाहिए, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पता हो, ठीक है। ये हम ज़्यादातर यूक्लिडियन स्पेस में यूज़ करते हैं, यानी कि हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स में वो न्यूटन लॉस के बेस पर, या आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, ये फिजिक्स में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देन एग्जाम्पल्स ऑफ द पाथ, स्ट्रेट लाइन क्या है, प्रोजेक्टाइल मूविंग इन ए वैक्यूम विद द नो फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट फॉलोज अ स्ट्रेट लाइन। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट वैक्यूम मीन्स नो एयर, विद द नो फोर्स, कोई भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा, देन इट फॉलोज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। फिर कर्व मीन्स सिंपल सी बात है कि पाथ कैसे हो सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकता है, एक कर्व हो सकता है, ठीक है। कर्व आपको समझ में आ गया था, मैंने ऊपर ही आपको दिखाया था जैसे बास्केटबॉल वाला। देन इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि पार्टिकल्स क्या हैं। अब जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन स्टेट्स हैं, तो तीनों के बीच में पार्टिकल्स क्या हैं। सॉलिड में देखो ये पार्टिकल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं ना। तो लिक्विड में क्या है, थोड़े से देखो कि अलग अलग हैं, गैशियस में बहुत ही ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पार्टिकल्स से क्या मीनिंग है कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स, लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर पार्टिकल्स, ठीक। आफ्टर दैट आपके पास ना इनमें आपको डिस्टिंग्विश पता होना चाहिए। पार्टिकल क्या है, कोई भी बॉडी जिसकी निग्लिजिबल डायमेंशन है, ठीक है, कोई भी ऐसी बॉडी जिसकी डायमेंशन निग्लिजिबल है। रिजिड बॉडी क्या है, रिजिड विच इज नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशंस, मीन्स कि जिसके पास डिफॉर्म जिसको हम ना कर पाए, जिसकी हम शेप बिगाड़ ना पाए, निग्लिजिबल बिगड़े, ठीक है। नॉन रिजिड में क्या है, जिसको हम डिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखना, इन स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में क्या होता है, बॉडीज आर कंसीडर्ड रिजिड अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। कहते बॉडीज को हम रिजिड मान के चलते हैं, ठीक है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, या फिर स्टेट किया होता है, ठीक है। अगर तो स्टेट किया है दिस इज द नॉन रिजिड बॉडी, फिर हम उसको नॉन रिजिड मानेंगे, अदरवाइज रिजिड मानेंगे। अब नॉन रिजिड से देखना कि क्या मीनिंग है, विच कैन डिफॉर्म। अब ये बॉडी है, इसको उसने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया और ये डिफॉर्म हो गई, इसकी शेप बिगड़ गई, तो ये नॉन रिजिड बॉडी की एग्जांपल है, ठीक है। बिफोर कंसिडरिंग वेदर द बॉडी कैन बी अज्यूम्ड रिजिड बॉडी और नॉट, यू नीड टू एस्टिमेट द रेलिवेंट फोर्स फर्स्ट। अच्छा, मीन्स कि आपको अगर देखना है कि खुद मानना है कि क्या ये रिजिड होगी या नहीं होगी, तो आपको उसके ऊपर फोर्स जो लग रहे हैं वो पता होने चाहिए कि क्या इस फोर्स की वजह से इसकी शेप बदलेगी या नहीं बदलेगी, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चंस में आपको समझ में आएगा, इसमें अभी तक जो समझने की बात थी वो सिर्फ इतनी है कि रिजिड बॉडी जो है वो क्या है, जिसमें नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशंस है, नॉन रिजिड में डिफॉर्म हो सकता है। अब देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। रिजिड बॉडी क्या है, कोई भी शेप की हो सकती है, जैसे ब्लॉक हो गया, डिस्क या व्हील हो गई, या फिर आपके पास बार हो गई, ठीक है, कैसी भी दिख सकती है। स्टिल प्लेनर, ऑल पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी मूव अलोंग द पाथ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड प्लेन, ठीक है। मतलब उसके सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक फिक्स्ड प्लेन से बिल्कुल इक्विडिस्टेंट पर ही मूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिजिड है ना तो उसके पार्टिकल्स भी रिजिड हैं, ठीक है। कैन डिटरमाइन द मोशन ऑफ एनी सिंगल पार्टिकल इन दी बॉडी। अच्छा, ये नहीं चाहिए आपको, सिंपल इतना याद रखना है कि रिजिड बॉडी जो है कैन बी ऑफ एनी शेप, और पार्टिकल आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करके बताया है, ठीक है। फिर इसके बाद है मास। मास क्या होता है, मास इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। कितना मैटर है किसी ऑब्जेक्ट में, उसका अमाउंट बताना, दैट इज मास। डिटरमाइनिंग इट्स रेजिस्टेंस टू एक्सेलरेशन, इट इज मेजर्ड इन द किलोग्राम्स, ठीक है। जैसे आपके पास ये एप्पल और ये आपके पास अदर फ्रूट दिखाया गया है, ठीक है, आपको क्या बताना है कि इसके अंदर कितना मैटर है, दैट इज मास, ठीक है। मास हो गया, और मास को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम्स में। मार्केट में आप फ्रूट लेके आते हो किलोग्राम्स में, तो दैट इज इट्स मास, ठीक है। देन इसके बाद है कुछ डेफिनेशंस हैं फोर्स की। फोर्स क्या है, पुश एंड पुल, आप लोगों ने बड़ी बड़ी पढ़ा है। जैसे इसमें देखिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है,
ये एक ह्यूमन इसको पुश कर रहा है और एक अपनी तरफ खींच रहा है। पुल करना मीन्स अपनी तरफ खींचना, तो ये पुश करना मतलब दूसरी तरफ धकेलना। सो पुश एंड पुल को फोर्स कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। इट अराइजेज फ्रॉम द इंट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई इंट्रैक्शन होती है तो तब फोर्स जो है वो आ जाता है। इफेक्ट ऑफ मोशन क्या है? फोर्सेस कैन कॉज द ऑब्जेक्ट्स टू स्टार्ट मूविंग। अच्छा, फोर्स लगने से क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ है वो मूव करना शुरू कर देगा, या फिर अगर कोई मूव कर रहा है तो वो स्टॉप हो जाएगा। स्पीड अप, स्पीड बढ़ जाएगी फोर्स अप्लाई करने पर। जैसे आपने मान लो किसी व्हीकल को धक्का ही मार दिया, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्लो डाउन, कम भी हो सकता है, और या फिर डायरेक्शन चेंज कर सकता है। मान लो आपने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट किसी और ही डायरेक्शन में निकल गया, तो ये सब जो है उसके कॉजेज हो सकते हैं। देन एग्जांपल्स क्या है? ये आपको ऑलरेडी पता है, ग्रेविटी का फोर्स होता है, ठीक है। फ्रिक्शन का फोर्स है, दो बॉडीज को जब हम रब करते हैं। अप्लाइड फोर्स, जो आपने अप्लाई कर दिया पुश करके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स में, या फिर न्यूक्लियर फोर्सेस जैसे न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में, ठीक है। तो ये फोर्स की एग्जांपल हो गई। अब जैसे ये देखो, इसने बॉल को नीचे गिराया या एप्पल नीचे की ओर ही गिरा, क्यों गिरा? दिस इज जस्ट ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी की जो फोर्स है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ, तो इसलिए ये नीचे को गिरते हैं। देन उसके बाद क्या है, ये आपको एग्जाम्पल किसका दिखा रहा है? पुश का। देन फ्रिक्शनल फोर्स है, आप देखो कि एक ये ऑब्जेक्ट है और ये सरफेस के साथ जो है वो रब हो रहा है, ठीक है, रब हो रहा है। इसने फोर्स लगाया, ठीक है, और ये मोशन हो रहा है, मींस इसने फोर्स लगाया तो आगे की ओर जा रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों? ये दो सरफेसेस की रब होने की वजह से जो है आया है। देन वेट है, वेट हम किसे कहते हैं? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। जब आपको किसी चीज का वेट निकालना है तो पहले उसका मास पता होना चाहिए किलोग्राम्स में। देन जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, कई बार हम 10 भी लेके करते हैं, ठीक है। तो उसका वेट निकल जाएगा। वेट मीन्स ड्यू टू ग्रेविटी। देखो अब इस डिफरेंस क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ द मैटर दैट एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस। कितना मैटर है किसी ऑब्जेक्ट में, दैट इज इट्स मास। वेट क्या है? फोर्स एक्टेड अपॉन दैट ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, कि मीन्स उस पे, जैसे एक एप्पल है, एक एप्पल का आपके पास मास है कुछ, ठीक है, गिवन है। आप इसका वेट क्या है? वेट का मतलब है कि कितने फोर्स के साथ, ड्यू टू ग्रेविटी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स एक्टेड अपॉन, मीन्स ग्रेविटी की वजह से इस एप्पल के ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, तो वेट इज इक्वल्स टू mg होगा, m मल्टीप्लाई g की वैल्यू कर देना। अब इसमें कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। जैसे मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ऑब्जेक्ट। डन। फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। वेट क्या है? वो फोर्स जिसकी हेल्प से अर्थ जो है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मास रिमेन्स सेम, मास हर तरफ सेम रहता है। वेट जो है बॉडी का वो चेंज होता रहता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। मान लो अर्थ पर जो है जी की वैल्यू कुछ और है, ठीक है, मून पर जी की वैल्यू कुछ और होगी, तो जिसकी वजह से आप m इंटू जब जी करोगे तो दोनों वैल्यूज अलग अलग आएंगी, तो प्लेस टू प्लेस वे वेरी करता रहेगा। मास किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, वेट न्यूटन में करते हैं। मास एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन की बात नहीं करते। वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स, ठीक है ना। फिर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। मास कभी भी किसी का जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ मैटर तो होगा। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ पर वेट जो है m इंटू जीरो हो जाएगा, दिस इज जीरो, ठीक है। जैसे ये है आपके पास ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर इस पर्सन का मास 70 kg है, तो वेट m इंटू जी, यानी कि m के साथ 70 के साथ आपने g की वैल्यू ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। आउटर स्पेस में अगर देखें, मीन्स स्पेस में अगर देखें, ये तो अर्थ के ऊपर हो गया न्यूटन में, स्पेस में देखो तो 70 kg, g इज इक्वल टू 0 इन दी आउटर स्पेस, तो g को हमने 0 पुट कर दिया तो ये 0 न्यूटन हो गया,
ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आज की बेसिक टर्म्स यहीं तक, नेक्स्ट हम नए लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।